क्या उसके फाइन प्रिंट में होता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो ये दिख रहा है कि स्ट्रेटेजिकली एक अलाइनमेंट हो रही है, श्रीन। एब्सोल्युटली। देखिए, पिछले 9 महीने से तो यही कहा जा रहा था कि एक दूरी है, एक दीवार बन चुकी है, एक स्टेलमेट था दोनों देशों के बीच में। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट। ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है दोनों देशों के बीच में। फाइनली एक अग्रीमेंट हुआ, एक कन्वर्जेंस हुई है। अब वो आइटम बाय आइटम देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की कमिटमेंट्स दी गई हैं। और फिलहाल भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, ये छोड़ के कि टैरिफ पर एक अग्रीमेंट हो गई है, पर भारत की तरफ से कोई अभी और ये भारत की स्ट्रेटेजी शुरू से यही रही है कि रिएक्शन उस तरीके से एकदम जिस तरीके से ट्रंप रिएक्शन देते हैं वैसे रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं दे रहा भारत, और दैट हैज वर्कड आल्सो। ऐसा लग रहा है कि वो उसने काम भी किया, जैसा प्रधानमंत्री ने भी एनडीए की मीटिंग में कहा कि धैर्य का जो है उसका लगता है कुछ फायदा भी मिला है हमें। तो वो धैर्य जो है वो बरकरार है, और वो धैर्य जो है बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा, अभी रखना पड़ेगा, सरकार बताएगी। श्रीन हमारे साथ बनी हुई, मिताली जी हमारे साथ है, मिताली निकोरे अर्थशास्त्री हैं। मिताली जी ये बताइए, ओवरऑल जो अभी तक समझ में आ रहा है कि इस इकोनॉमी को, हमारी इकोनॉमी को, हमने बजट भी देखा कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहां प्रोडक्शन हो, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो, क्योंकि टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ाना है तो जीडीपी को ही ग्रो करना पड़ेगा। जीडीपी को ग्रो करने के लिए प्रोडक्शन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिलने की उम्मीद है अगर इस तरह से ट्रेड डील होती है, अगर अमेरिका का बाजार खुलता है और 18% टैरिफ लगते हैं जो बाकी देशों से, हमारे कंपीटिंग देशों से कम हैं कई प्रोडक्ट्स में, तो हमें फायदा मिल सकता है। ये डायरेक्शन जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे, तो हम लोग हमेशा एक लेबर इंटेंसिव एमएसएमई सेक्टर्स की बात ज्यादा करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स टैरिफ का इम्पैक्ट उन सेक्टर्स पर इमीडिएटली आया है और देखा गया है कि हाँ, मतलब वहां पर हमारा ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, इन सब सेक्टर्स में एक्चुअली इस ट्रेड डील का काफी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हम ये काफी टाइम से एक्चुअली नेगोशिएट कर रहे हैं। फरवरी 2025 से ये नेगोशिएशन चल रहा है कि भारत और इंडिया का टोटल ट्रेड $500 बिलियन तक का हो जाना चाहिए। आज वो 200 बिलियन पर है, और इसे अगर हमें 500 बिलियन पर लेकर जाना है तो सारे जो नए सेक्टर्स कल हमने सुना बजट में खोले गए हैं, चाहे वो रेयर अर्थ के कॉरिडोर्स हों, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हों, और चाहे वो लेगेसी सेक्टर्स हों जैसे टेक्सटाइल्स, इन सभी में हम भारत एक ऐसा देश है जो अब ईयू से भी निवेश ले सकता है, जो अब यूके से भी निवेश ले सकता है, और आज यूएस का भी ये निवेश जो पोजिशनिंग है कि भारत जो है वो लोगों को अब जिस तरीके से चाइना का रवैया रहा है, लोगों को मतलब देशों को चाइना का ऑल्टरनेटिव चाहिए। सब कुछ चाइना पर अगर निर्भर रह जाएगा तो बहुत खतरनाक हो सकता है स्ट्रेटेजिकली। तो चाइना का जो ऑल्टरनेटिव चाहिए वो भारत बन के आ सकता है, ये दुनिया देख रही है और वो भारत ने दिखाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत ने अपने पोटेंशियल भी तो दिखाया ना उसमें। श्रीन, इस पर आपका जो चाइना प्लस वन लोग बात करते हैं कि चाइना तो है, लेकिन चाइना अपनी ट्रेड को, अपने उसको लेवरेज को जो जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, उसमें भारत ने जो पोटेंशियल दिखाया है उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसमें कि लोगों को चाइना का ऑल्टरनेटिव चाहिए। जी किशोर, मैं ये मान के चलती हूँ कि ये चाइना प्लस वन जो है ये थोड़ा ज़्यादा हम एग्जैजरेट कर देते हैं। तो एंड इंडिया इज़ नॉट द ओनली गेम इन टाउन। जैसा कि हमने देखा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बाकी देशों में भी गई है, वो वियतनाम में भी गई है, वो फिलीपींस में भी गई है। लेकिन श्रीन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन वियतनाम जब आप बोलती हैं तो मैं ये कह रहा हूँ स्ट्रेटेजिकली देखिए, वियतनाम चाइना का अल्टरनेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर पुश कम्स टू शव वियतनाम चाइना के साथ ही जाएगा, और वियतनाम में जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहा जाता है वो चाइना बैक्ड नहीं है। तो चाइना का ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए ना जो कभी चाइना के साथ न जाए, उसमें भारत का रोल आ जाता है। जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब निवेशक देखते हैं कि किस प्रकार के हमें कैपेसिटी चाहिए, कौन सा मार्केट हमें चाहिए, तो वो कई सारे फैक्टर्स देखते हैं। सिर्फ यही नहीं देखते कि जियोपॉलिटिकली इसका क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। तो जो हमारे हित में है, जो हमारे फेवर में है, वो है हमारा लार्ज डोमेस्टिक मार्केट। तो जब एक फॉरेन निवेशक देखता है तो वो देखता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक इंडिया एक लार्ज कंज्यूमिंग मार्केट है।
एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अब इसीलिए जो बजट में आप देखें या बजट के पहले भी जो मेजर्स दिए गए हैं, द गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर, वी वांट टू इंप्रूव आवर कंपेटिटिवनेस सो दैट इंडिया कैन बिकम एन एक्सपोर्टिंग नेशन। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में वो अभी भी 2% से कम है, और इकोनॉमिक सर्वे, बजट दोनों यही कह रहे हैं कि वी हैव टू एनहांस आवर शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो इन सब बातों पर हमें और ज्यादा काम करना है, इन सब बातों को हमें प्रायोरिटाइज करना है, और वो खुद ही चाहे चाइना +1 हो या यूके +1 हो, फिर वी विल बी इन द मिक्स, वील बी इन द प्लेइंग फील्ड। India has to focus on India plus India. I think that is the crucial question at this point in time. And I think budget के जो संदेश है, इकोनॉमिक सर्वे के जो संदेश है, प्रधानमंत्री के जो संदेश है, वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करिए, आप अपनी कंपेटिटिवनेस इंप्रूव करिए। जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगी, वो इकोसिस्टम्स बनाएगी। और अगर आप देखें कि किस प्रकार से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जो एलोकेशंस की गई हैं वो भी इन्हीं सेक्टर्स में की गई हैं। डेटा सेंटर्स में की गई है, सेमीकंडक्टर्स में की गई है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में की गई है। तो ये एक लॉन्ग गेम है, ये 24 घंटे का गेम नहीं है, ये T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। तो उसको अगर आप देखें तो जो प्लेइंग फील्ड है, जो पिच है, वो एक टेस्ट क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए बनाई गई है, T20 के लिए नहीं बनाई गई है। जी हाँ, और वो सही बात है कि अगर अब डील हो जाए, सबको जो है मार्केट मिल जाए, लेकिन बनाने के लिए कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, वो सबको तो एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा ना, और वो करने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिरीन आपका। शिरीन हमारे साथ थी, हमारे साथ प्रभुदयाल जी बने हुए हैं। मैं प्रभुदयाल जी आपके पास स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे इस पॉइंट पे आऊँगा। लोग इसकी बात कर रहे हैं, जैसा सबने जिक्र किया कि EU के साथ ट्रेड डील हुई, और ये रशियन ऑयल का आपने जिक्र किया। एक मीटिंग जो ये जो वेनेजुएला के फोन कॉल का भी जिक्र हो गया, एक मीटिंग जो है वो क्या इस पूरी स्ट्रेटेजिक गेम में लोग इग्नोर कर रहे हैं? वो थी 2 घंटे की जो UAE के प्रेसिडेंट यहाँ आए UAE के प्रेसिडेंट। उसके 5 दिन बाद उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील कैंसिल की। उसके बाद वो पुतिन के पास गए। ये जो अलाइनमेंट हो रहा है, ये जो कह रहे हैं ना कि नया वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है, उसमें उस मीटिंग को, उनके 2 घंटे के यहां पर आने को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए, जो UAE के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनका इंडिया आना बहुत महत्वपूर्ण है, और उस विजिट से कई डिप्लोमेटिक एंगल्स जुड़े हुए हैं। जैसा आपने कहा, उसके बाद वो पुतिन से मिलने गए। तो शेख मोहम्मद बिन जायद एक बड़े इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक प्लेयर हैं। इंडिया के साथ UAE के बहुत क्लोज अलाइनमेंट्स हो रहे हैं, न सिर्फ ट्रेड में बट स्ट्रेटेजिक एरिया में। तो वो विजिट बहुत इंपॉर्टेंट थी। ट्रंप साहब ने ये जरूर देखा होगा कि इंडिया के जो कनेक्शंस ग्लोबली बहुत तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। देखिए, EU के साथ ट्रेड डील, चाइना के साथ भी एक तरह का रीसेट हो रहा है। जो टेंशंस है वो कम हो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे भारत के बड़े नजदीकी रिश्ते हैं। तो ट्रंप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि भारत जो है वो ग्लोबल प्लेयर होता जा रहा है, जिसको अमेरिका अपने साथ रखना है। तो इस वजह से जो टेंशंस बढ़े थे वो किस वजह से थे? अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी से उन्होंने बढ़ाए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते रहे कि वो अमेरिका के साथ ये तनाव हटाना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, अगर ट्रंप साहब भी अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये टेंशन खत्म हो तो ये अच्छी बात है। और मुझे, जैसा मैंने कहा कि हमको फाइन प्रिंट देखना होगा। अभी एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है, क्या हम रशियन ऑयल बंद कर रहे हैं, क्या हम अपनी ड्यूटीज अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0% कर रहे हैं? तो ये हम अमेरिकन स्टेटमेंट्स पे नहीं जाएंगे, हमारी सरकार के क्या स्टेटमेंट्स आएंगे देखेंगे। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली ये जो भी हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। और अमेरिका और भारत के बीच में अगर रास्ते खुल रहे हैं, टेंशन कम हो रहे हैं, हर्डल हटाए जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर अमेरिका और भारत एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो दोनों देशों के लोगों के लिए ये बहुत फायदे की बात है। जी बिल्कुल, वही जो अभी तो खैर फाइन प्रिंट आएगा। और आपने बिल्कुल सही बात की, जो ट्रंप साहब डिक्लेयर कर रहे हैं या अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है, उसके बजाय हमें ये देखना है कि अभी भारत सरकार क्या कहती है इन बिंदुओं पर। हमारे साथ जावेद जुड़ रहे हैं, यहाँ व्यापारियों के साथ हैं वो। जावेद, क्या माहौल है बाजार में?
शेयर बाजार नहीं, ये जो गुड्स का बाजार है उसमें। देखिए चांदनी चौक में किशोर मेरी मौजूदगी है और 133 साल पुरानी मर्केंटाइल एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारियों। और ख़ास बात यह है कि ये कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए हैं, जो बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापार को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है इस ट्रेड डील से। हमारे साथ भीमसेन डिंगरा जी हैं। सर, इस डील को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए हैं, कितना लाभ आपको और कितनी असर पड़ा था जो अमेरिका ने पहले टैरिफ लगाया था? ऐसा है कि हमारा ये टेक्सटाइल का जो सेक्टर है पूरा साउथ से लेके नॉर्थ तक का फैला हुआ है जी, जिसमें हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वीविंग यूनिट हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग हाउस हैं, उसके बाद गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स यूनिट्स हैं जी। तो ये 4-5 जो बिज़नेस हैं वो सारे इफ़ेक्ट हो गए थे एक बार तो, क्योंकि सारा लोड डोमेस्टिक मार्केट पे आने से क्या हुआ कि डिमांड भी जब सप्लाई ज़्यादा हुई है तो डोमेस्टिक मार्केट पे लोड आ रहा है। अब ये वाला जो सेक्टर जो बंद सा था वो खुलने जा रहा है, उससे क्या होगा कि करोड़ों आदमियों को जॉब मिलेगी, जिसमें पहला रुई से लेके स्पिनिंग, जब धागा बनता है तो उसके बाद वीविंग होता है, वीविंग के बाद हमारी प्रोसेसिंग होती है, तो हर यूनिट के अंदर लाखों करोड़ों आदमियों को जॉब मिल रही है। लाखों करोड़ों लोगों को जॉब मिलेगा। श्री भगवान बंसल जी, सर आप बताइए कि क्या असर आप देख रहे हैं बाजार पर इसका, क्योंकि यहाँ से रेडीमेड गारमेंट्स भी खूब एक्सपोर्ट होते हैं, और कितना आपको बूस्ट मिलने जा रहा है इस फैसले से? जो एक तरीके से मतलब एक गतिहीन हो गई थी कपड़े की यूनिवर्सिटी, मतलब कपड़े का सारा व्यापार जो है ना एक रुक सा गया था, और कल के मतलब टैरिफ 18% करने के बाद कपड़े के व्यापार में एकदम से उछाल आएगा। कपड़े के व्यापार में उछाल आएगा। सर आपकी क्या राय है, क्या टेक है आपका इससे, ये जो डील हुई है कितना असर आप देख रहे हैं, आप चूँकि कपड़े व्यापार से जुड़े हुए हैं? जहाँ तक सवाल है बजट का, वो तो टेक्सटाइल में को बूस्ट देने की बहुत बड़ी कोशिश की गई है, और दूसरा जो ईयू के साथ समझौता हुआ है और उस पे जो टेक्सटाइल पे असर आना है, क्योंकि दो देश बिल्कुल ख़त्म हो गए समझो। बांग्लादेश और वियतनाम का सारा बिजनेस हमें उम्मीद है भारत को मिलने वाला है। अच्छा। और उसमें जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, हमारा जो भी हमारी शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो जाने वाली है ईयू में, और वो सारा काम बांग्लादेश से हमें मिलने वाला है। तो उससे जो बेसिक है, मतलब वो जैसे भाई साहब कह रहे थे, स्प्रिंग से लेकर और डेवलप तक और क्रिएशन तक वो सारे काम को बूम आएगा, और हमें उम्मीद है कि सरकार ने हमारे जी जावेद, ये बहुत अच्छी बात है। और हमें जो उम्मीद है कि बांग्लादेश और वियतनाम की बात बार बार आ रही है, वो बांग्लादेश और वियतनाम की बात इसलिए बार बार आ रही है क्योंकि अभी देखिए बाकी क्षेत्रों में तो पोटेंशियल की बात है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो होगा। टेक्सटाइल्स यानी रेडीमेड गारमेंट्स एक ऐसा है जो जिसका बहुत बड़ा मार्केट यूएस था, और ये जब टैरिफ लगे तो वो उसको बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीय कपड़े जो हैं वो वहाँ पर महंगे हो गए, और वो भारतीय कपड़े पहले भी वहाँ पर काफ़ी अनकम्पिटिटिव होते चले जा रहे थे, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश जो हैं वो उनके कपड़े वहाँ पर सस्ते पड़ रहे थे। अब जो है, अब ये 18% टैरिफ है भारत पर, बांग्लादेश पर है 20% और वियतनाम पर भी है 20%, यानी कि बांग्लादेश और वियतनाम से कोई कपड़े आते हैं तो वो अमेरिका उन पे 20% ड्यूटी लगाएगा, भारत से कोई आता है तो उस पर 18% ड्यूटी लगाएगा। तो ये 2% का तो यहाँ ड्यूटी का ही एडवांटेज हो गया भारतीय एक्सपोर्टर को। इससे ये एक बहुत बड़ा मार्केट खुलने की उम्मीद है। एक जो पहले भी 40-41, अनुज सिंघल हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के। अनुज, पहले भी टेक्सटाइल्स का 40% का लगभग बताया जा रहा था कि 40 से भी ज्यादा अमेरिकन मार्केट को ही केटर कर रहा था वो, और अब और तब वो वैसा एडवांटेज भी नहीं था वियतनाम और बांग्लादेश के अगेंस्ट। अब तो ये एडवांटेज भी है, तो ये और बढ़ना चाहिए, इसलिए ये यहां पर बूम देखा जा रहा है, या बूम की उम्मीद की जा रही है टेक्सटाइल मार्केट में। बिल्कुल। देखिए किशोर, एक चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स ही है, और यही आप स्टॉक मार्केट में भी आज देख रहे हैं। जितने भी अच्छे टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स 20% के अपर सर्किट पर टेक्सटाइल और सी फूड करते हुए दिखाई देंगे। टेक्सटाइल और सी फूड तो सीधा दिख रहा है। टेक्सटाइल और सी फूड क्लियरली। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हर टेक्सटाइल कंपनी आउट परफॉर्म करेगी। इवन जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे उससे पहले भी अगर आपको याद हो तो एक फेज़ था जिसमें बांग्लादेश और वियतनाम ने काफ़ी मार्केट शेयर हमसे लिया था जी। लेकिन हाँ, अब हमारी कंपनीज काफ़ी कंपेटिटिव हो गई हैं, और मेक इन इंडिया को जो एक इंपॉर्टेंस दी गई है उसके चलते कहीं ना कहीं ये टैरिफ का मामला फंस रहा था। इनफैक्ट किशोर, एक चीज़ कहूँ मैं, अगर आपने रिसेंट रुपी डेप्रिसिएशन देखा है, बहुत लोगों का ये मानना है कि काफ़ी हद तक ये रुपी डेप्रिसिएशन थोड़ा सोचा समझा भी था, ताकि जो टैरिफ की मार झेल रहे थे सेक्टर, उन्हें कम
से कम एक सहारा मिल सके कि एटलीस्ट हमारी करेंसी कम्पिटिटिव हो, उसकी वजह से एक सहारा मिल जाए। आज आपने करेंसी का मूव देखा है, अब वो ठीक है क्योंकि अब 18% का टैरिफ वर्सेस 20% जो हमारे कंपीटिंग नेबर्स हैं उनके मुकाबले, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, एक चीज़ कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये कहना कि बस अब यहाँ से पूरा का पूरा जो टेक्सटाइल है वो बांग्लादेश और वियतनाम से पूरा बिजनेस यहाँ आ जाएगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो एक हमारा पिछले 6 महीने में लॉस हुआ था वो काफ़ी हद तक कवर होगा जरूर। जी हाँ, जो आपने एक जो बात कही वो ज़रा आम दर्शकों को समझाने की ज़रूरत है कि रुपया जो कमज़ोर हो रहा था वो भी एक टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट था। वो कैसे सपोर्ट था? क्योंकि वो जब कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है, एक्सपोर्ट जब की जाती है तो डॉलर में उसकी पेमेंट आती है। तो डॉलर में पेमेंट, अगर आप $1 की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 80 रुपए आ रही है, वो अगर 80 से बढ़ के 90 हो गई तो वो आपको सपोर्ट है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया तो डॉलर में पेमेंट आ रही है। तो जिनको डॉलर में पेमेंट आ रही है उनको ज़्यादा रुपए मिल रहे थे, ये एक सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि ये टैरिफ की वजह से मार्केट जो है वो डिसरप्ट हो गया था। अब वो रुपए की मजबूती फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि जितने डॉलर आएंगे उतना ही डॉलर जितने आएंगे, डॉलर की कोई भी चीज़ की जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, डॉलर की कीमत गिरना शुरू हो जाएगी रुपए के मुकाबले। ये जो कहा जा रहा है ना कि जो रुपया जो है वो मजबूत होगा, वो इस वजह से मजबूत होगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट का मार्केट खुल सकता है। अनिल राय जी। हाँ, एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि डॉलर जो है ना एक इंडिकेटर का काम करता है। ये US डॉलर INR के रेट की बात कर रहा हूँ, वो एक इंडिकेटर का काम करता है कि जो फॉरेन फ्लो है वो हमारे देश में आ रहा है या जा रहा है। अब ये गिरावट ये संकेत कर रही है कि बाहरी निवेश आने की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में हम और ज्यादा FIIs इनफ्लो देखेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कई तरीके से आता है ना, तो FII मतलब शेयर बाजार में आ रहा है और FDI मतलब जो निवेश करने के लिए निवेश कर, तो दोनों तरीकों से हम यहाँ निवेश होता हुआ देखेंगे। और जो एक अनिश्चितता का दौर था ना किशोर जी, वो लगभग अब खत्म हो गया है। और यही बात, एक बात उठ रही है बार बार कि फाइन प्रिंट अभी आने बाकी हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा किशोर जी, देखिए ऐसा तो है नहीं कि दोनों देश उठे और उन्होंने अचानक से ट्वीट कर दिया। इसके पीछे बहुत कुछ, पर्दे के पीछे कहानी हो चुकी है ऑलरेडी, हम तक बस उसकी सूचना आनी बाकी है। जयशंकर जी ऑलरेडी US में है वहां पे, और बहुत कुछ वहां चल रहा है। बस पब्लिक को वो इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से समय समय पर वो सही तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से वो देंगे, क्योंकि बहुत जो फाइन प्रिंट या फाइन डील की बात है, बहुत कुछ बातें पहले ही तय हो चुके हैं, तभी दोनों देशों के नेताओं ने इस बात को पब्लिकली अनाउंस किया। जी हाँ, और ये जाहिर सी बात है सरकार को तो पता ही था मिताली जी, जो बजट आया है उसमें सरकार को तो पता ही था ना कि ये टैरिफ जाने वाले हैं, जो बात जिस दिशा में बढ़ रही है, और ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील में क्या होने वाला है, वो सब सोच समझ के देखभाल के ही तो बजट आया है। बिल्कुल, और तभी हम देख रहे हैं कि आप देखिए बजट में MSMEs के लिए जो 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड अनाउंस किया गया है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है, आप ये सोचिए 5 टेक्सटाइल पार्क्स आएंगे, वो भी MSMEs में ही, मतलब वही निवेश करेंगे उन टेक्सटाइल पार्क्स में। ये पूरा जो मार्केट खुल गया है, EU का मार्केट, UK का मार्केट, US का मार्केट, इसको एक्चुअली बेनिफिट लेने के लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए MSMEs को भी अपनी एक तैयारी करनी पड़ेगी। उनको ये देखना पड़ेगा कि आप ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि EU के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स आप मीट कर सकें। आपको अपनी टेस्टिंग इंप्रूव करनी होगी, आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। और ये जो नया चैंपियन MSME का पूरा प्लान आया है और 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, उससे ये MSMEs को बहुत फायदा होगा और बहुत जॉब क्रिएशन का पोटेंशियल इससे बढ़ जाता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आज अगर हम एक पॉइंट पर हैं जब हमारे टेक्सटाइल्स चीपर हो गए बांग्लादेश के कंपैरिजन में, वियतनाम के कंपैरिजन में, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, मैं दोनों बांग्लादेश और वियतनाम की कंपनीज के साथ काम करती हूं, और वहां हमने देखा है कि सारा निवेश चाइनीज इन्वेस्टर्स से ही 90% आता है जी। और यही देखा जाता है कि China +1 एक्चुअली वो मतलब चाइना का आउटपोस्टिंग ही है। हाँ, कि वहां पे एक एक्सटेंडेड, हाँ, वो बेसिकली वो चाइनीज कंपनीज की ब्रांचेस खुली हुई है वहां पर। बिल्कुल, वो चाइना ही है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो यहाँ पे इंडिया एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बन जाता है। मतलब नॉट ओनली मैं ये कहूंगी China +1 भी नहीं है, इंडिया है और चाइना है और बहुत सारे और देश हैं जो अपना मार्केट आज खोल रहे हैं। और इंडिया ने क्योंकि ये डील्स करी हैं बहुत सारे देशों के साथ एक ही टाइम पर, तो हमारे इंडस्ट्री को इसका बहुत फायदा होगा आगे जाते हुए। तो ये प्रभुदयाल जी ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप के इस साल संसद के उनके इलेक्शन है
और वो उनके बताया जा रहा है उनकी हर चीज़ पे उनके दिमाग में चल रहे हैं। ये एक बड़ा रोल रहा कि इस तरीके से इंडिया को भी आप आइसोलेट कर दोगे और इकोनॉमी को अपनी को ही आगे के लिए खतरा खड़ा कर दोगे, तो वो उनको अपने इलेक्शंस में ही नुकसान होता हुआ दिख रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी जी बहुत चिंतित थे कि किस तरह से जो भारत के साथ उनकी पॉलिसीज से तनाव बढ़ रहे हैं, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। उनके नजदीकी लोग भी उनको एडवाइस कर रहे थे, ये टेंशन्स को बढ़ाओ मत, इनको कम कराओ, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट उसी में है। क्योंकि इंडिया की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनते बनते रुक गई थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी पॉलिसीज बनाई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अगर ट्रंप अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट करते हैं, कुछ रिवर्स करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो उनकी वोटर बेस का फायदा होगा। देखिए, ट्रंप की एक बहुत बड़ी वोटर बेस है फार्मर लॉबी, खास तौर पे जो मिड ईस्टर्न स्टेट्स में, मिडिल स्टेट्स, और वो चाहती है, वो बार बार ट्रंप से कह रही है कि आप इंडिया के साथ रिश्ते और खराब मत कीजिए, इंडिया को एक पोटेंशियल मार्केट की तरह देखिए, क्योंकि चीन का तो उनका बाजार बंद हो गया। वो चाहते हैं इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे हो ताकि कुछ पॉसिबिलिटीज बने, लेकिन अगर रिश्ते खराब होते जाएंगे तो भाई वो तो मार्केट और दूर होता जाएगा। तो बहुत वजह ऐसी थी जिनकी वजह से ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी तो कायम रही, लेकिन साथ साथ उन्होंने देखा कि इस पॉलिसी को इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना जरूरी है। तो मेरे विचार में ये जो रिवर्सल हुआ है उनके एटीट्यूड में, वो इस वजह से कि उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जरूरतें क्या है, नहीं, उन्होंने देखा कि उनकी जरूरतें क्या है, ट्रंप फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, उनको क्या जरूरत है। लेकिन अगर ये रिवर्सल हुआ है वो इस वजह से कि हमने बड़ी टफ अप्रोच अपनाई, हम उनके दबाव में नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी वो ट्रंप ने कोशिशें कर ली उस पे वो उनके प्रेशर में नहीं आए और अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई रही। दूसरी कंट्रीज के साथ उन्होंने रिकैलिब्रेट की रिलेशनशिप, चीन के साथ भी डिप्लोमेटिक रीसेट हो रहा है। तो ट्रंप ने ये देखा कि भाई ये तो हमसे और दूर होते चले जा रहे हैं, हमारा प्रेशर बिल्कुल नाकाम हो रहा है। जी बिल्कुल, सब चीजों को देखते हुए और ट्रंप फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी भी अब क्या है, वो कुछ लोग तो कहते हैं कि वो भी उनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो डे बाय डे बदलती रहती है। परसों अमेरिका फर्स्ट कुछ था, कल अमेरिका फर्स्ट कुछ है, आज अमेरिका फर्स्ट कुछ है। तो भारत ने जो धैर्य की बात कर रहे हैं, जो पेशेंस और स्ट्रेंथ के साथ पेशेंस, और न सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ पेशेंस बनाते बनाते साथ साथ अपना वजन भी बढ़ाता चला गया भारत, ईयू के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएई के साथ, इधर वेस्ट एशिया में, और हर तरफ जो अपना वजन बढ़ाया है उसने भी एक बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभु दयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यहाँ पर मिताली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ये लगातार कवरेज बनी हुई है। जैसा प्रभुदयाल जी ने भी कहा, वो ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स थी। अब ये देखते हैं कि अमेरिका के साथ ये डील का बाप क्या आने वाला है।